नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपके सामने अभी साइंस की क्लासेस लेके आ रहा हूं और हम लोग फ्यूल टॉपिक पढ़ रहे थे। फ्यूल में आज हम लोग आपके सामने लाए हैं फ्यूल पार्ट 5। और मैंने बताया था काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और भी आगे जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। पिछले कई क्लासेस में हमने कोयले और उसके प्रोडक्ट के बारे में, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत पढ़ा, कैलोरिक वैल्यू पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम उसी के सामने पिछली क्लास में पेट्रोलियम पढ़ा था और आज हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पेट्रोलियम के एक प्रोडक्ट में उसकी गैसेस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नेचुरल गैस होते हैं, सीएनजी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पहले देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर देखते हैं कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर जी की बात मैं बिल्कुल सही समझे आप, गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर हमारे समाज में, घरों में एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है जो हमारी देश की राजनीति को भी प्रभावित करी। जैसे आपने जानते हैं उज्ज्वला योजना बड़ी सफल योजना रही प्रधानमंत्री, जिसको आप जानते हैं कि घर घरों में सिलेंडर बांटे गए। तो हमारा मुद्दा वो नहीं है राजनीतिक, हमारा मुद्दा है लेकिन वो उज्ज्वला जो गैस का सिलेंडर होता है वो कितना किलो का होता है अगर वो कोई डोमेस्टिक पर्सन यूज़ करता है, मतलब कोई घरेलू गृहिणी या व्यक्ति के द्वारा यूज़ होते हैं। चलिए इसी के क्रम में देखते हैं सिलेंडर नॉर्मली हम अपने जीवन में कितने तरह के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, कैसे रंग होते हैं, क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, डील करते हैं आगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा सिलेंडर्स को लेकर। हम जानते हैं हमारे समाज में देखिए बेसिकली 3 तरह के सिलेंडर होते हैं। 3 तरह के सिलेंडर मतलब एक हमारे घरेलू सिलेंडर होते हैं जिनको हम डोमेस्टिक सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर कहते हैं, घरेलू सिलेंडर। एक होते हैं हमारे कॉमर्शियल, वाणिज्यिक सिलेंडर। और एक होते हैं हमारे औद्योगिक, इंडस्ट्रियल औद्योगिक। देखिए 3 तरह के सिलेंडर के आपके क्वेश्चन ये बन जाते हैं हमारे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, भाई इस गैस सिलेंडर में कितनी गैस होती है, मतलब हम जब इनको लेते हैं तो इसमें नेट गैस, शुद्ध गैस का वजन कितना होता है। तो देखिए जो हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं उसमें 14.2 किलो, मतलब 14.2 किलोग्राम गैस होती है, नेट गैस होती है। जो वाणिज्यिक कमर्शियल होते हैं हमारे 19 किलो नेट गैस होती है। और हमारे जो इंडस्ट्रियल होते हैं ये 47.5 किलो होते हैं। देखिए जो घरेलू सिलेंडर होते हैं ये पूरा रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का सिलेंडर होता है। ये जो कमर्शियल मतलब व्यापारिक, जो हमारे होटल वगैरह में हमारे जगह दुकानों में लगे रहते हैं, जैसे चौराहों पे छोला भटूरे वाले, ब्रेड पकौड़ा वाले भैया लोग, ये कई बार देखिए घरेलू सिलेंडर जब लगा देते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, उनको ढक के रखते हैं। कोई बोरी में, कोई तावल में लपेट देता है, कोई चोरी छिपे रखता है। तो हमें क्या देखना है कि वो वास्तव में उनको जेन्युइन कौन लगाना चाहिए था। ये जो कमर्शियल सिलेंडर, ये ऊपर नीचे ब्लू और बीच में रेड स्ट्रिप होती है, एक रेड पट्टी होती है। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सिलेंडर होता है, बड़े बड़े उद्योगों में जो सिलेंडर जाते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल सिलेंडर, इसमें 47.5 किलो गैस आती है। और जबकि जो कमर्शियल था इसमें 19 किलो गैस आती है, घरेलू में 14.2 किलो गैस। अब देखिए इसका कलर अलग है, इसमें बीच में भी रेड है, ऊपर का भी जो वहाँ पकड़ते हैं ये भी पूरा रेड है। ये 3 डिफरेंट कलर्स में होते हैं। तो कौन सा सिलेंडर किस रंग का होता है, इस सिलेंडर में कितनी गैस होती है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा हमारे जीवन में डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ गैसेस के सिलेंडर होते हैं और उन सिलेंडर के अलग अलग रंग होते हैं, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कलर। तो हम उनके रंग को देख कर ही जान सकते हैं कि ये सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होगी। अलग अलग इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्रों में इनका यूज़ होता है, मेडिकल क्षेत्र में यूज़ होता है जहाँ जहाँ। तो हम लोग एक नॉर्मली एक लेमैन नज़र डाल देते हैं उनमें कौन सी गैसेज हैं, कौन सी रंग का सिलेंडर किस गैस का होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे हमारे सामने एक रेड कलर है और एक बगल में मरून है। मैरून कलर डीप रेड हो जाता है ये, जो कि जो रेड कलर आपका जो टोमेटो रेड होता है ये हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर होता है। इसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर होता है, हाईली फ्लेमेबल है, बहुत तेज ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन गैस, हमें पता है। उसके बगल में मैरून है, इसमें देखिए एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, एसिटिलीन गैस होती है। इसको जनरली एसिटिलीन गैस जो है इसको वेल्डिंग, जो वेल्डर होते हैं इनको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग वेल्डिंग गैस भी कहते हैं। यहाँ देखिए एसिटिलीन, मरून कलर के सिलेंडर में हीलियम। हीलियम देखिए बहुत ही हल्की गैस होती है और जो हमारे गोताखोर होते हैं या आईसीयू में जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है।
ठीक है। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम श्वसन हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, ठीक है। जैसे आईसीयू में जो किसी मरीज को गैस सिलेंडर दिया जाता है या किसी अस्थमा का पेशेंट होता है, तो हम लोग देखते हैं वो एक इनहेलर यूज करता है अस्थमा का पेशेंट। जो आर्टिफिशियल या गोताखोर जाता पर्वतों पे कोई चढ़ता है तो एक गैस सिलेंडर बांध के ले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है आर्टिफिशियल श्वसन या गोताखोर पर्वतारोही ये कौन सी गैस का मिश्रण यूज करते हैं, उनके सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार मैं पहले ही बताया हूँ, इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। कौन सी गैस होती है कृत्रिम श्वसन में? ऑक्सीजन और हीलियम का, ठीक है। अमोनिया एक गैस है, अमोनिया के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका जो रेड येलो ब्लैक रंग का सिलेंडर होता है क्लोरीन गैस। देखिए क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट होती है, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एजेंट है मतलब ये रंग उड़ाने वाली होती, रंग उड़ाने वाली गैस कहे जाते हैं। ठीक है, रंग उड़ाने वाली गैस। हम देखते हैं कि फूलों का रंग या कई वस्तुओं का रंग दिखते थे वायुमंडल में अपने आप ही हल्का पड़ जाता है, लाइट फेड हो जाती हैं वो चीज़ें। तो कौन सी गैस के रिएक्शन से होते हैं? वो हमारे वायुमंडल में क्लोरीन गैस है। तो इसका जब रिएक्शन होता है ये क्या करता है? ब्लीचिंग एजेंट है, रंग उड़ा देती हैं चीज़ों का। तो फूलों का रंग का उड़ना, वस्तुओं का रंग उड़ जाना, कम होना, या क्लोरीन जब हम इसको एक गैस की इसकी गोलियाँ बना देते हैं तो उसको हम पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यूज़ भी करते हैं। देखिए ऑर्गन, ऑर्गन गैस का जो सिलेंडर होता है ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और इसका जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग जो बल्ब में भरी जाती है, ये बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए एक इनर्ट गैस डाल दिया जाता है इसमें ताकि वो फ्यूज़ ना हो जल्दी। हवा का सिलेंडर जिसको हवा कहते हैं हम लोग, एयर, हवा। जब साइकिल वगैरह में भराने जाते थे तो देखते थे पहले एयर, हवा भरी जाती थी, सिंपल। अभी भी पुरानी जगहों पर देखिए उसका सिलेंडर ग्रे कलर का होता है, हवा वाला। लेकिन आजकल जो गाड़ियों के टायर में है वो नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है, नाइट्रोजन गैस। इसका जो सिलेंडर होता है ब्लैक एंड ग्रे कलर का होता है, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर। ऊपर ब्लैक होता है, नीचे लंबा, ऊपर थोड़ा सा ब्लैक और नंबर नीचे ज़्यादातर ग्रे कलर का होता है। लेकिन नाइट्रोजन एक बहुत ठंडी गैस है, इसलिए इसको गाड़ी के टायरों में भरते हैं, गाड़ी के टायरों में भरते हैं। नाइट्रोजन गैस भरी आपके चिप्स के पैकेट में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चिप्स के पैकेट वगैरह में भरा जाता है क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव भी होती है, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए उसको ख़राब होने से बचाती है। जैसे मतलब वो मॉइस्चर नहीं पकड़ते, जैसे कि बनारस में मेहराज आना, मेहराज आना मतलब वो मॉइस्चर नहीं कंटेन करते हैं, गीले नहीं होते, वेट नहीं होते, इसलिए उनका चिप्स कुड़कुड़े कुड़कुड़े बने रहते, खाने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक प्रोपेलेंट होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोपेलेंट क्या आते हैं। जनरली हम जान देते हैं प्रोपेलेंट को हम लोग कहते हैं कि जो रॉकेट के फ्यूल होते हैं, रॉकेट मतलब जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं रॉकेट, रॉकेट में फ्यूल होते हैं, ठीक। STPB है, लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है इसमें, मैं आगे चर्चा करूँगा, इनका पूरा टॉपिक होगा। और ऑक्सीजन हमारी लाइफ सेविंग गैस, ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ सेविंग गैस है। और ऑक्सीजन का सिलेंडर इस बार बहुत लोगों ने देखा होगा कोरोना के बुरे दौर में, जिसको हम लोग ब्लैक रंग का सिलेंडर होता है ये। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर किस रंग का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक हल्की सी नज़र डाल लीजिएगा, मैंने बहुत सारी गैसेस उनके यूजेस भी बताए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अपने पेपर्स को उठा के देखेंगे, साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं GS GK में जनरली वन लाइनर, अगर इतनी बातें गैसों के बारे में याद हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे, पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर क्या होते हैं? देखिए पेट्रोलियम होता पेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन जैसे हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होते हैं। देखिए आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या होते हैं, जनरली इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूज़ पूछा जाएगा। ये मुख्य रूप से वसा के विलायक के रूप में, मतलब एज अ सॉल्वेंट ऑफ फैट्स, मतलब जहाँ पर फैट को गलाना होता है, घोलना होता है, वहाँ पर इनका ईथर का यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट ऑफ पेट्रोलियम ईथर, मतलब इसमें फैट घुल जाती है।
देखिए बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेंजीन है क्या? ठीक है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम। केवल कार्बन और हाइड्रोजन होने के कारण हम बेंजीन को हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसलिए याद करें कि हाइड्रोकार्बन कौन है कौन नहीं है, वहाँ अक्सर बेंजीन पड़ेगा। तो बेंजीन को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता है। देखिए बेंजीन का जो एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एक प्लेनर रिंग के फॉर्म में कहते हैं, जिसमें 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जुड़े रहते हैं। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने कार्बन? ठीक है, ये ठीक है। तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होता है, एक अलग से स्ट्रक्चर देता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता कि कितनी डिग्री पर एक दूसरे से कार्बन के साथ अन्य मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो हम ये देखेंगे 120 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 120 डिग्री पर एक दूसरे से फिट होते हैं, सेट होते हैं इनके कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका बताया कार्बन हाइड्रोजन के एटम होते हैं इसमें केवल, इसीलिए हम इसको बेंजीन को हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए उसी बात को इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। बेंजीन क्या? बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच with the molecule of formula C6H6, the benzene molecule is composed 6 carbon atoms joining with the planar ring। ध्यान रखिएगा कौन सा रिंग बनाता है? प्लेनर रिंग विद 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच, मतलब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम ऐड होता है, जुड़ा रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, एज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, बेंजीन इज क्लासेस एज अ हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा कि बेंजीन को हम हाइड्रोकार्बन में यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज मैंने बताया 120। डीजल क्या है? डीजल क्या है आज तक वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, मे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दे इसका। C12H20 हाइड्रोकार्बन था, ये तो हम सभी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 24 इसमें एटम ऐड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है पैराफिन और हाइड्रो, आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डीजल, डीजल से क्वेश्चन हमारे ये आते हैं। तो ये हैवी व्हीकल्स में यूज होता है और डीजल सामान्यतः 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के डीजल हैं और ये किस बेस पे डीजल को हम एक दूसरे से क्लासीफाई करते हैं। देखिए डीजल को क्लासीफाई करने के लिए हमारा जो बेस होता है वो सल्फर। इसके बेस पे हम डीजल को कहते हैं अच्छा डीजल है या बुरा डीजल है। जिस डीजल में सल्फर की जितनी अधिक मात्रा होगी वो उतना ही वायु का प्रदूषण अलग ज़्यादा करेगा, और जितना कम सल्फर होगा वो उतना ही बेहतर क्वालिटी का होगा और उतना कम प्रदूषण करेगा। इसलिए अधिक सल्फर वाला डीजल प्रदूषणकारी और कम सल्फर वाला डीजल कम प्रदूषणकारी होगा। तो वर्तमान में हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो हमें अच्छे किस्म का डीजल यूज़ करना चाहिए जो एयर पोल्यूशन को भी कम करे। तो देखिए सबसे अच्छा डीजल आजकल जिसको हम लोग ग्रीन डीजल कहते हैं, ठीक है, और सबसे बुरा डीजल DIQ, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, मतलब घटिया किस्म का डीजल। ये घटिया होगा, चीप होगा, सबसे सस्ता होगा, जिसमें सबसे अधिक सल्फर की मात्रा 0.5% सल्फर होगा, इसलिए इसको मोस्ट पोल्यूटिंग कहते हैं, सर्वाधिक प्रदूषणकारी। तो सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करेगा? तो DIQ, डीजल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। उससे थोड़ा सा बेहतर LSD, लो सल्फर डीजल, कम मात्रा में होता है, तो 0.5 से कम कर 0.05% होता है इसमें। ये भी पोल्यूटिंग है लेकिन उतना नहीं जितना DIQ। LSD उससे अच्छा होता है, पोल्यूटिंग है। ULSD, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मतलब जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही काफ़ी कम है। जब बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब इसमें बहुत कम काफ़ी, इसलिए आजकल वर्तमान समय में सिटी डीजल के रूप में इसी डीजल का सबसे अधिक प्रयोग प्रेफर किया जाता है। इसमें केवल कितना सल्फर है? तो 0.01% सल्फर है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि और भी अच्छा हो जाए और कम प्रदूषण करे,
और कम प्रदूषण करेगा, इसका मतलब और भी अच्छा, जिसको हम ग्रीन डीजल कहते हैं, पर्यावरण मित्र डीजल, मतलब बेस्ट क्वालिटी का डीजल है, बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी किस्म का। इसमें बहुत ही कम 0.001% की मात्रा में सल्फर है, नॉमिनल मतलब बिल्कुल है ही नहीं, उसके बराबर है, इसलिए सबसे लीस्ट पॉल्यूटिंग होगी, सबसे कम प्रदूषण करेगा, लीस्ट पॉल्यूटिंग होता है ये। और इसे हम यूरोपीय देशों में यूरो 4 स्टैंडर्ड का डीजल माना जाता है। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है, हम भाई यूरोपीय शब्द को क्यों यूज करें, यूरो 4 स्टैंडर्ड, इसीलिए हम अब इसको BS6 डीजल के नाम से जानते हैं, सॉरी 4 नहीं, सॉरी BS4 डीजल, ये हमें मालूम है। तो हम भारत स्टैंडर्ड डीजल बोलते हैं, BS4 डीजल, सॉरी BS6 डीजल ही बोलेंगे, मुझे कंफ्यूजिंग हुआ। BS6 भारत स्टैंडर्ड डीजल 6 ही होता है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लीस्ट पॉल्यूटिंग यूरो 4, और उससे भी अच्छी किस्म का हमारे देश में से BS6 कहा जा रहा है। तो आजकल सरकारों ने जो भी इंजन, गाड़ी के जो कंपनीज होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप उसी सपोर्टिंग इंजन को ज़्यादा डेवलप करिए जिसमें इस क्वालिटी के डीजल को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने का कारण एक ये भी था, हम जितना कम प्यूरिफाई करेंगे उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण को कम करने के लिए भी उनको हाई लेवल पर प्यूरिफाई किया जाता है। जब कई चरणों में गुजारा जाएगा तो भी कास्ट उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समझा इस चीज बात को कि डीजल की क्वालिटी, तो कौन सा डीजल वर्तमान में बढ़ावा दिया, ग्रीन डीजल। ग्रीन डीजल मतलब क्या होगा, इसमें सल्फर मात्र 0.001% के आसपास है, बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है, ठीक है। सिटी डीजल देख लीजिएगा। स्नेहक, देखिए लुब्रिकेंट्स या स्नेहक क्या होते हैं, स्नेहक लुब्रिकेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, जैसे आम जीवन में हम लोग जानते हैं, जिसके जैसे मशीन तेल होता है, ठीक है, पाइन ट्री ऑयल होता है, सरपेंटाइन ट्री ऑयल होता है, या चीड़ का तेल जिसको कहते हैं, मशीन का तेल कहते हैं। आम जीवन में हम लोग मस्टर्ड ऑयल या कड़वा तेल, खाने का तेल भी कई जगहों पर डाल देते हैं, लेकिन डालना नहीं चाहिए, वो ख़राब कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, स्नेहक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, स्नेहक या चिकनाहट वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पारस्परिक संपर्क में सतहों के बीच के फ्रिक्शन को कम करते हैं। ध्यान रखिएगा, घर्षण को कम कर देते हैं, इनका उपयोग में लाया जाता है। ये सतहों को हिलाने पर उत्पन्न गर्मी को भी कम करते हैं, मतलब जब घर्षण कम होगा तो उसके बीच में जो हीट जनरेट होगी वो भी कम हो जाएगी। कम फ्रिक्शन कम हीट होगी, अधिक फ्रिक्शन अधिक हीट जनरेट करेगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। देखिए, ये बेसिकली कई तरह के, लेकिन जिसमें से हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, जैसे ग्रीस को हम जानते हैं साइकिल वगैरह में यूज़ होती है, तालों वगैरह में बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट्स के रूप में कॉमन, गाड़ियों में, बेयरिंग्स में यूज़ होता है। इसमें होते क्या है, तो ये मिनरल्स और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, और इनके साथ कोई ना कोई सोप, साबुन, थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इनको, ताकि लिक्विड फॉर्म बनने ना रहे, तो इनको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए ये क्या होते हैं, फ्लो में लाने के लिए थोड़ा जम जाते हैं ताकि बहे ना। देखिए, जो ग्रीस होती है, सेमी सॉलिड होती है, ये छोटी मशीनों में डाले जाते हैं। छोटी मशीन मतलब जो चलने पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जनरेट करती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती छोटी मशीनें। लेकिन जो बड़ी मशीनें होती हैं जो चलने पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, मतलब हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट कर देती हैं, उत्पन्न कर देती हैं, एमिशन ला देती हैं, तो ऐसे में ये ग्रीस या एक सेमी सॉलिड स्नेह काम नहीं आता, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए अगर तापमान ज़्यादा होगा तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जैसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। इसके स्थान पर हमें ऐसे स्नेह का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे लुब्रिकेंट्स का जो ड्राई हो, शुष्क स्नेह को, ड्राई या सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ड्राई या सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस रूप में होने के बावजूद तरल या तेल माध्यम की आवश्यकता के बिना, मतलब बिना लिक्विड का यूज किए, एक दूसरे के खिलाफ होने वाली दो सतहों के बीच फ्रिक्शन को कम कर देते हैं।
मतलब जो सॉलिड सरफेस हैं जो एक दूसरे से रगड़ के चल रही हैं, उसमें क्या करते हैं, उनके बीच में हम लोग एक ऐसे जैसे ग्रेफाइट रॉड एक सॉलिड या ड्राई लुब्रिकेंट से, और मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड, मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड, ये दोनों का यूज़ होता है। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राई या सॉलिड लुब्रिकेंट्स का एक एग्जाम्पल बताइए, और ये कैसी मशीनों में, हैवी मशीनों में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी मशीनों में जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल होता है। इसका मतलब इससे कम पे ये बॉयल नहीं होगा और अपनी इसकी स्टेट बनी रहती है, इस कारण से उपयोगी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुब्रिकेंट्स इंग्लिश में है, वही सेम चीज़ है। तो अब लुब्रिकेंट्स इज अ सब्सटेंस यूजुअली ऑर्गेनिक इंट्रोड्यूस टू रेड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस, सतहों के बीच फ्रिक्शन को घटाता है इन म्यूचुअल कॉन्टेक्ट विच अल्टीमेटली रिड्यूस द हीट जनरेटेड व्हेन द सरफेस मूव्स। जब सरफेस गति करती हैं तो उनके बीच में हीट को भी रिड्यूस करता है। ग्रीस अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ग्रीस जनरली कंसिस्ट ऑफ सोप इमल्सिफाइड विद मिनरल और वेजिटेबल ऑयल। तो किसका बना होता है, मैंने बताया साबुन होता है इसमें। सेमी सॉलिड इमल्सिफाइड होता है विद मिनरल्स और वेजिटेबल्स के साथ मिलाया जाता है। और ड्राई लुब्रिकेंट्स और सॉलिड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, द मटेरियल दैट डिस्पाइट्स बीइंग इन द सॉलिड फेस आर एबल टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस स्लाइडिंग अगेंस्ट टू ईच अदर। कोई भी ठोस सरफेस जब एक दूसरे के एंगेज जाती है तो मैंने बताया बिना विदाउट नीड्स फॉर अ लिक्विड मीडियम, कोई भी तेल वगैरह डालने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। इसके लिए हमने दो सॉलिड लुब्रिकेंट्स या ड्राई लुब्रिकेंट्स बताए हैं, एंड दीज आर ग्रेफाइट एंड मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड। ध्यान रखिएगा, तो ग्रेफाइट और मॉब्लिडेनम डाइसल्फाइड ये ऐसे लुब्रिकेंट्स हैं जिनका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पैराफिन मोम बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। देखिए जब पेट्रोलियम को हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, प्रभाजी आश्वन, मैंने बताया था कि फ्रिक्शन लिक्विड को हम जब प्योरीफाई करते हैं तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी नियर होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं कंटेनर में। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट हमारा पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम होता है। देखिए पैराफिन मोम, ये इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है पेट्रोलियम या कोयले या सोयल ऑयल सेल को उबाल कर, बॉयल करके, एक नरम, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C22H40 एटम जुड़े होते हैं। C20 से H40 परमाणु एक हाइड्रोकार्बन से है। तो मोम भी क्या एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, पैराफिन मोम, खासकर पेट्रोलियम के प्रोडक्शन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम प्राप्त करते हैं इसे। इसमें देखिए इसका उपयोग, यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस हम इससे क्या क्या बनाते हैं, देखिए कैंडल बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, मोम पेपर, वैक्स पेपर बनाते हैं, ठीक है, वैक्स पेपर बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, पॉलिश, जो शू पॉलिश आती है इसको तैयार करते हैं शाइनिंग लाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन। देख लीजिए भाई, पेट्रोलियम की गंदगी से ये लोगों को खूबसूरत बनाता है। देखिए कैसे इसका यूज़ हम लोग आजकल लिपस्टिक के रूप में, जो लिपस्टिक होती हैं होठों पे लगाते हैं भाई, लिपस्टिक हैं, तरह तरह के लिपस्टिक हैं। बेसिकली ये कहते हैं ना वाटर प्रूफ लिपस्टिक, ये लिपस्टिक वो लिपस्टिक तो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, वो इन्हीं पैराफिन मोम से, वैक्स से बनाई जाती हैं। बाद में उसमें स्मेल के लिए अलग अलग चीज़ें मिला दी जाती हैं, लेकिन बेस मटेरियल उसका पैराफिन मोम है, एक प्रकार जो पेट्रोलियम है। हमें मालूम है, देखिए पेट्रोलियम जेली, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम जैसे पेट्रोलियम जेली भी बनाते हैं, स्किन जो फटने पे लगाई जाती है होठों पे, यहाँ इसको भी बनाते हैं। और विद्युत इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर मतलब विद्युत कुचालक, ऐसे पदार्थों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजली को, ये करंट को पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक, तो जहाँ पर जो मीडियम में अगर करंट शॉर्ट सर्किट होने की जरूरत, तो उसके बीच में वैक्स रख देते हैं हम। वैक्स ये क्या करता है, कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए आर पार नहीं जाने देता, करंट पास नहीं होता है। फूलों से इत्र को निकालने में
फूलों से इत्र को निकालने पे टू सेपरेट परफ्यूम फ्रॉम द फ्लावर्स। फूलों में जब निचोड़े जाते हैं उसको दबाया जाता है डायरेक्ट, उसमें क्या कर देता है, इत्र को ये सोख लेता है निकालने के। लकड़ी के लिए एक जलरोधी कोटिंग, देखिए वाटर प्रूफ वुडिंग के लिए, देखिए लकड़ी क्या होती है, लकड़ी के कई कंपनियां आपका दावा करती हैं वाटर प्रूफ लकड़ी हमारे प्लाई बोर्ड है, तो उसमें क्या करते हैं, प्लाई बोर्ड के ऊपर वैक्स का एक कोटिंग कर दिया जाता है। तो वैक्स का कोटिंग कर दिया जाएगा तो वो पानी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हो जाएगी लेयर, पानी को दूर कर देगी, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो लकड़ी को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी हम लोग पैराफिन मोम का लेयर उस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पैराफिन मोम से। पैराफिन मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मोमबत्तियों का निर्माण होता है, वैक्स पेपर बनता है इससे, पॉलिश तरह तरह के शू पॉलिश वगैरह साइनर बनाए जाते हैं, और सबसे अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक वगैरह बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम जेली और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। परफ्यूम को भी सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और वाटरप्रूफ प्लाईबोर्ड वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो पैराफिन वैक्स इज अ सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड, ध्यान रखना है हमें, सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड होता है, बताया अभी, derived from petroleum, coal or shale oil that consist of a mixture of hydrocarbons। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, molecules containing between 20 and 40 carbon atoms। it used in, देखिए मैंने कहा था कैंडल में, वैक्स पेपर में, पेट्रोलियम जेली में, अभी मैंने सारे डिस्प्ले पॉलिसेस में, डिफरेंट पॉलिस, सू पॉलिस लाइक, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, विद्युत कुचालक में, इट एसेस इन एक्सट्रैक्टिंग परफ्यूम फ्रॉम द फ्लावर, अभी मैंने कहा फूलों से इत्र को प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ होता है, एंड इट सप्लाइज अ वाटर प्रूफ कोटिंग ऑफ वुड। तो लकड़ी को वाटर प्रूफ बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूज़ हैं बच्चों। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्लाइड है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसफॉल्ट या बिटुमेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये ना होती तो रोडें कैसे बनता है, सड़क कैसे बनती है। एसफॉल्ट जिसको बिटुमेन या एसफॉल्ट, एग्जाम में कोई भी शब्द आपके ऑप्शन में आ सकता है कि बिटुमेन एसफॉल्ट क्या है। देखिए हाईवे बने हैं, रोड बन रही है, उस पर ये जो डामर, आम जिंदगी में जिसको हम डामर बोलते हैं, ठीक है, ये होता है डामर या एसफॉल्ट। तो किसका प्रयोग बिटुमेन के रूप में भी किया जाता है। पेट्रोलियम का काला अत्यधिक चिपचिपा तरल, ये थोड़ा सा लिक्विड या सेमी सॉलिड होता है, और ये नेचुरल डिपोजिशन के रूप में प्राप्त होता है, परिष्कृत उत्पाद है। इसे अवशेष पदार्थ मतलब रेजिड्यूसरी मटेरियल के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। कहने का मतलब जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जो नीचे कचरा बच जाता है, नीचे का कचरा, अब उसको क्या किया जाए, कहीं तो उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, सड़क बनाने में, उसके ऊपर जो लेयरिंग करने में, कोटिंग करने में कर देते हैं। यही डामर, देखिए एस्फाल्ट या बिटुमेन, बारिश आ रही है, हमें मालूम है बारिश आ रही है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तो कुछ महोदय लोग जो सरकारी ऑफिसर से रिटायर्ड होते हैं, वो अपनी दुश्मनी कहाँ निकालते हैं, वो सड़क के ऊपर, शाम को हुआ नहीं, पाइप लेके खड़े हो गए और पूरी सड़क को धुल देते हैं। कोई इनको टोकता है, अरे दादाजी क्या कर रहे हैं, कहते हैं क्या हमारे घर के सामने है, ठीक है, वो कहेंगे भाई समाज सेवा। लेकिन देखिए उस समाज सेवा में सोचते कि सड़क ठंडी हो जाएगी, लेकिन कितना गलत बेचारा सड़क के साथ हो जाता है, क्योंकि जो पानी होता है, पानी सड़क का दुश्मन नंबर 1 है। दुश्मन नंबर 1 जो पानी है, वाटर, पानी वर्सेस सड़क, रोड, ये दुश्मन नंबर 1 है। जितनी है आप सड़क की धुलाई करेंगे, आप देखने बारिश में क्या होता है, बारिश में जब गड्ढों में पानी भर जाता है, जहाँ पर थोड़ा भी टूटता है, और जैसे बारिश चढ़ती है तो वहाँ पे देखिए पूरा डामर बह जाता है, और उसकी जो कंकड़ होते हैं वही रह जाते हैं, फिर लोग गिरते हैं गिर गिर के। तो इसीलिए सड़क को थोड़ा ढालदार बनाया जाता है, स्लोप बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसी बारिश की पानी हो उस पर पड़े, वो पानी बह जाए, सड़क पर नहीं रुकेगा। अगर सड़क को पे पानी रुका तो उतनी ही ज़्यादा सड़क को डैमेज कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, एस्फाल्ट या बिटुमेन सड़क के निर्माण में, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका कचरा है, कीचड़ जगाड़ा फार्म में मिलता है, बदबूदार होता है, बहुत अजीब सा, ठीक है। आगे बढ़, इंग्लिश में भी वही है। एस्फाल्ट आल्सो नोन एज अ बिटुमेन is a sticky black highly viscous liquid or semi solid form of petroleum. It may be found in natural deposits, ठीक है, or may be refined product and it classed as a pitch, ठीक है।
तो रोड मटेरियल है, और मैंने अभी बताया पूरा पानी और सड़क वाला मामला, तो वो आप देख लेते हैं। ठीक है, एंटी नॉकिंग, अब स्फोटन और ऑक्टेन नंबर। ठीक है, नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन, पेट्रोलियम की शुद्धता का मापक क्या है, किस आधार पर हम पेट्रोलियम कितना शुद्ध मापते हैं, तो यही वो ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम की शुद्धता को मापता है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम की शुद्धता किस में मापी जाती है, ऑक्टेन नंबर। तो जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोलियम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, शुद्ध होगा। अभी समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए, जो भी आजकल हम लोग इंजन यूज़ करते हैं, चाहे वो डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो या गैस इंजन हो, उसमें एक सिस्टम होता है। उसमें सिस्टम ये होता है कि जो उन इंजनों में एक सिलेंडर लगाया जाता है, एक सिलेंडर यूज़ होता है। इस सिलेंडर का काम क्या है, सिलेंडर का काम होता है कि जब इंजन के अंदर एक फ्यूल टैंक होता है, ईंधन जाता है, और दूसरी तरफ से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को भी मिलाया जाता है। अब जब ऑक्सीजन जा रहा है, ये भी जा रहा है, सिलेंडर का काम करता है वो प्रेशर जनरेट करता है फ्यूल पर। जब प्रेशर जनरेट करता है, जब प्रेशर जनरेट करता है तो वो हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऊष्मा में, ऊर्जा में बदलता है, और ऑक्सीजन भी उसमें मिलती है। जब एक साथ समय पर ऑक्सीजन और फ्यूल मिल जाए तो वहाँ पर वो प्रॉपर अच्छा इंजन है कि वो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्यूल तो अंदर जाता है लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती, तो वो क्या होता है, जो एनर्जी बनती है वो तेज आवाज़ में पटाक 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 पड़ाम पड़ाम ऐसे आवाज़ निकालती है। तो जब 16 पुराने इंजन, ओल्ड इंजन होते थे, आजकल तो बहुत एडवांस इंजन होते हैं, बहुत कम दिखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बुलेट वाले देखे चलाते चलाते अचानक पाट 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 पाट, रॉयल इनफील्ड वाले आजकल के बच्चे क्या करते हैं, तड़ाक इंजन सडनली बंद करते हैं पावर और फिर से स्टार्ट करते हैं। वो आजकल तो साइलेंसर में भी फिट कर रहे हैं कि स्पेशल आवाज़ आए पट पट। हाँ, तो बड़ी वो नेचुरल होता था वो इंजन के कारण। देखिए होता क्या था कि जो सिलेंडर है एक प्रेशर जनरेट करता था फ्यूल पर, उसे कंप्रेस करता था, संपीड़न करता था, दबाता था, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन को ईंधन में मिलाने का भी काम करता था। लेकिन कभी कभी जब ऑक्सीजन ईंधन में एक साथ नहीं मिल पाती तो ईंधन से की ऊर्जा तेज आवाज़, साउंड में बदल जाती है, जिससे इंजन से बहुत तेज आवाज़ होती थी। तो इसी तेज आवाज़ को हम अपस्फोटन, नॉकिंग कहते हैं। इंजन से निकलने वाली तेज आवाज़ों को नॉकिंग कहते हैं। ये इंटरनल कम्बशन इंजन, इंटरनल कम्बशन मतलब जिसमें फ्यूल अंदर मिलता है, बाहर से नहीं डाला। जैसे हमारा जो स्टीम इंजन होता है, भाप पहले बाहर बनती है, फ्यूल बाहर जलता है, इसमें फ्यूल अंदर जलता है इंजन के। तो जो इंटरनल कम्बशन होते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो या सीएनजी, ये सभी इंटरनल कम्बशन इंजन से हमारे। तो इसमें फ्यूल और ऑक्सीजन एक साथ मिलती है, ऑक्सीजन कभी कभी नहीं मिल पाती है तो वो आवाज़ में बदल जाता है, यही नॉकिंग कहलाता है, अपस्फोटन। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है, देखिए ऑक्टेन नंबर, तो इस नॉकिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी नॉकिंग मटेरियल, क्या करेंगे, एंटी नॉकिंग मटेरियल इसमें मिलाएंगे। मतलब हम उसको मिला दें तो ये आवाज़ ना हो, जनरेट ना हो। तो ये एंटी नॉकिंग मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TEL क्या फुल फॉर्म होगा, टेट्रा इथाइल लेड। ध्यान रखिएगा TEL कि पेट्रोल इंजन में एंटी नॉकिंग से बचाने के लिए, एंटी नॉकिंग के रूप में हम क्या मिलाते हैं, या अपस्फोटन से बताने के लिए हम क्या, स्फोटन से बचाने के लिए हम अपस्फोटन वाले पदार्थ के रूप में क्या मिलाते हैं, तो टेट्रा इथाइल लेड, TEL। देखिए यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ऑक्टेन नंबर क्या है। देखिए ऑक्टेन नंबर ईंधन की अपस्फोटन की मात्रा को बताता है, द वैल्यू ऑफ नॉकिंग, एंटी नॉकिंग को बताता है, जो अपस्फोटन की दर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर का जो रिलेशन है रेट ऑफ नॉकिंग कर सकते हैं, नॉकिंग, ठीक है। इसका मतलब ऑक्टेन संख्या, किसी फ्यूल की ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी अधिक होगी, रेट ऑफ नॉकिंग उतनी ही कम, मतलब उतनी ही कम इंजन से आवाज़ आएगी।
ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नॉकिंग मटेरियल के रूप, एंटी नॉकिंग मटेरियल के लिए क्या मिलाते हैं, तो TEL टेट्राइथाइलेट, और भारत में पेट्रोल में पर लीटर 0.5 ml TEL टेट्राइथाइलेट मिलाया जाता है। तो नॉकिंग से बचने के लिए, इस आवाज़ से बचने के लिए ईंधन में क्या मिला दिया जाता है, टेट्राइथाइलेट पर लीटर 0.15 लीटर। ठीक है, तो ये बड़े कॉमन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट हुए एग्जाम में, ध्यान रखना है। देखिए नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, फिर मैं उसी चीज़ को इंग्लिश में फटाक से बता देता हूँ। व्हेन वी यूज़ लिक्विड फ्यूल स्पेशली पेट्रोल, ध्यान रखना पेट्रोल में, इन एन इंटरनल कम्बशन इंजन, दूसरी बात इंटरनल कम्बशन इंजन, अ सिलेंडर इज यूज्ड, उसमें सिलेंडर यूज होता है, यूज टू ऑब्टेन हीट फ्रॉम द फ्यूल। तो हम क्यों इस सिलेंडर यूज करते हैं, ताकि उसमें हीट, ऊष्मा प्राप्त कर सके, ईंधन को ऊष्मा में बदल सके। सिलेंडर प्रोड्यूसेस energy by compressing the fuel by producing pressure. There is also a system of mixing oxygen into the fuel, मतलब यहीं पर एक व्यवस्था होती है जो ऑक्सीजन को भी फ्यूल में मिला देता है। तो वही मैं बता रहा था, समटाइम्स व्हेन द ऑक्सीजन इज नॉट मिक्स्ड टुगेदर इन द फ्यूल, कभी कभी ऐसा होता है ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती है, द साउंड प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड, द साउंड प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड देन द फ्यूल, साउंड उत्पन्न होती है फ्यूल्स ऊष्मा की जगह। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग। तो नॉकिंग ये आवाज़ ही कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है नॉकिंग। तो हम लोग इसमें मिलाएंगे एंटी नॉकिंग मटेरियल, दैट इज TEL टेट्राइथाइलेट, ये मिलाया जाता है, अभी मैंने क्या बताया। और द ऑक्टेन नंबर रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ नॉकिंग ऑफ फ्यूल विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया जस्ट इनवर्स अपोजिट रिलेशन होता है इनमें। तो ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, द रेट ऑफ नॉकिंग उतनी कम होगी। पर लीटर इन पेट्रोल कितना मिक्स किया जाता है, तो 0.15 लीटर TEL टेट्राइथाइलेट इतना मिक्स किया जाता है, ताकि हम नॉकिंग से बच सकें। ठीक है, तो जो बात मैंने हिंदी में समझाई भाई इंग्लिश में था आपका लिखा हुआ, ताकि बच्चे इंग्लिश वाले भी अपने नोट्स प्रॉपर बना पाएँ। देखिए ये चीज़ होता है, ये है आपका एक इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन, जैसे आजकल कारों में दिखाते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन करता है ये, अप डाउन ऊपर नीचे। तो ये क्या करता है, देखिए एक नॉर्मल इंजन मीन्स इसमें प्रॉपर हमारा फ्यूल मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो एक धड़ाम से आवाज़ आती है, क्यों, लाउड साउंड ना, तेज आवाज़ निकलती है। इसी तेज आवाज़ को हम नॉकिंग कहते हैं, स्पार्किंग की तरह होता, पटाख से, यही नॉकिंग करता था, पुरानी गाड़ियों में बहुत होता था। ठीक है, तो गैसो होल, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गैसो होल। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से समय के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैसो हॉल क्या है, तो गैसो हॉल देखिए एक प्रकार का जुगाड़ है। अमेरिका में पेट्रोल को गैसो हॉल ही बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, गैसो हॉल कहते हैं उसे, यूरोपीय देशों में गैसो हॉल के नाम से बेचा जाता है। तो आमतौर पर एक मिश्रित ईंधन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्यूल है। और क्या मिक्स होता है, देखिए एक जेन्युइन जो सामान्य है कि 10% इथेनॉल C2H5OH और 90% पेट्रोल। तो ध्यान रखिएगा गैसो हॉल किस चीज़ का मिश्रण है, तो गैसो हॉल में इथेनॉल होता है और इसमें 90% पेट्रोल होता है। मतलब अगर हम 100% पेट्रोल यूज़ करेंगे तो पूरे पेट्रोल के पैसे देना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमने क्या किया, उसमें 90% पेट्रोल और 10% गन्ने का रस मिला दिया। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, गन्ने का रस प्योर नहीं मिलाया जाता, वो प्योरीफाई होता। मैंने बता दिया कैसे नहीं कि कल से गन्ने का रस 100 रुपये का पेट्रोल में 10 रुपये का गन्ने का रस डाल दिए, तो 10 रुपये गन्ने का रस, ये डायरेक्ट मत करिएगा, वो डायरेक्ट वहाँ कंपनियाँ खुद मिलाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, तो इथेनॉल और 90% पेट्रोल। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में ये यूज़ होता है, जो इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में आधुनिक और हल्के, देखिए सभी तरह के इंजनों में आजकल ये यूज़ हो रहा है, हल्के भारी वाहनों में भी इनका यूज़ हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जितना हम अगर पेट्रोल 100% कंज्यूम करेंगे तो ये प्रदूषण ज़्यादा करेगा, लेकिन अगर हमने 10% उसमें नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें मिला दी, जैसे गन्ने का रस, इसमें देखिए फ्यूल की इफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आती है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के जो पोल्यूशन को 30% तक कम करने का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर हम इथेनॉल बढ़ा के यूज़ कर रहे हैं, भाई गन्ने का रस सस्ता है या इथेनॉल हमारा सस्ता है, पेट्रोल महंगा है। दूसरी बात, इथेनॉल हमें इंपोर्ट करना
हमें पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमें अपनी भाई रुपए को देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ेगा। और गन्ने का रस तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़ा गन्ना, देखते ना गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत में बहुत बड़ा गन्ने का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये गन्ने का क्षेत्र जो है, तो जितना ज़्यादा हम इथेनॉल मिला दें तो हमारे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, किसानों की इनकम बढ़ जाएगी तो भाई प्रॉफिट होगा, आंदोलन कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट देखे, इसीलिए भारत सरकार ने, आगे बताऊंगा तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं गैसोहॉल क्या है। तो गैसोहॉल जनरली रिफर अ मिक्स ब्लेंड फ्यूल है, ब्लेंडेड पेट्रोलियम भी कहते हैं इसे। 10% इथेनॉल एंड 90% पेट्रोल होता है इसमें। इट कैन बी यूज्ड मॉडर्न एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल विद एन इंटरनल कंबशन फॉर स्टोक इंजन। लाइट व्हीकल में इनका यूज़ होता है, आजकल तो भारी व्हीकल में भी यूज़ होता है। इट रिड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी मैंने बताया पोल्यूशन को कम करता है, 30% तक घटा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन को। देखिए एक बात पढ़ते हैं, भारत सरकार ने इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लाई जिसको हम राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कहते हैं 2018। तो राष्ट्रीय गैस ईंधन नीति कब आई थी? 2018 में। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम EBP, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत, ठीक है। और नेचुरल बायोफ्यूल पॉलिसी इंग्लिश में कहेंगे 2018। देखिए ये पॉलिसी ही थी भारत सरकार जब आई, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अपने किसानों को फायदा करें, गन्ने के रस का अधिक उपयोग करें इथेनॉल। लेकिन हमें घर में नहीं बनाना, ये आपके जो शुगर फैक्ट्री होती हैं वही चीनी के प्रोसेसिंग के दौरान इसको अलग करते बनाते हैं। सबको लाइसेंस नहीं मिलता है, तो सबको लाइसेंस मिल जाता है सभी अपने घर में। और इथेनॉल हमें मालूम है कि पीने वाली शराब भी होती है, आसानी से पता लगा फ्यूल बनाने पड़े हैं वहाँ, हाँ लौट रहे हैं। तो देखिए एक पॉलिसी आई जिसमें हमारा टारगेट था कि वर्ष 2025 तक हम अपने फ्यूल में 20% तक इथेनॉल को मिला देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में किसान आंदोलन बड़ा प्रबल हुआ, उसके बाद देखिए सरकार ने, अब देखिए इधर कोई गन्ना किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गन्ने किसान को पेमेंट अब समय से मिल रहा है, इसलिए वो अब आंदोलन नहीं कर रहा है। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उत्तर प्रदेश, क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट सही समय पर आ रहा है गन्ना। क्यों? क्योंकि अब इथेनॉल प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे दिया गया। जो बात हमने कहा 2025 तक, अब वर्तमान समय में ही देखिए इसको चेंज। पहले देख लें इथेनॉल क्या है। एक कृषि से उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के दौरान तैयार किया जाता है। ये चावल की भूसी से भी तैयार किया जाता है, या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से, आलू से, जैक्ट्रोफा से, ये बड़ी चीज़ों से ये तैयार किया जा सकता था, ठीक है। तो ये पेट्रोल में मिक्सिंग करने के लिए, इनको बायोफ्यूल्स भी कहते हैं, जैव ईंधन भी कहते हैं मुख्य रूप से। लेकिन ज़्यादातर क्या गन्ने से निकाला जाता था। ब्राज़ील ऐसा पहला देश था जहाँ इनका यूज़ करना शुरू किया गया था। ब्राज़ील गैसोहॉल वाला बड़े पैमाने पर गन्ना का ये टेक्नोलॉजी थी। तो अन्य स्रोतों से ये शुरू हुआ। तो देखिए हमारी इथेनॉल पॉलिसी क्या थी कि हम पहले 10% बढ़ाएंगे, लेकिन 2025 तक 20% करेंगे और 2030 तक इसे 25% करना था। लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है। देखिए हम चेंज पढ़ेंगे। ये अब क्या हो गया है कि जो वाहनों के परिचालन में जीवाश्म खपत कम करने के लिए जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, इथेनॉल समिश्रित पेट्रोल को हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं, मतलब पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिश्रित करना, इसमें ब्लेंड कर देना। तो वर्तमान समय में तो मैंने बताया 10% था। अब लेके 2030 तक सरकार ने इसे 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। ध्यान रखिएगा, ये प्री डिटरमाइंड था, पहले सेट किया गया था। लेकिन 2021 में कुछ चेंजेस आ गए पॉलिसीज़ में। नया इथेनॉल रोड मैप जारी किया गया। अब इस लक्ष्य का 2025 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता, कहने का मतलब है कि अब हम वर्तमान समय में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे भाई वर्तमान समय में जो ब्लेंडेड पेट्रोलियम है वो 10% यूज़ हो रहा था, 2025 तक इसे 20% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में हम। और 2030 तक इसे 30% पेट्रोल में मिलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नई पॉलिसीज जो आई है। तो वर्तमान समय में 10%, 2025 तक 20%, कि जितना भी पेट्रोल होगा उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। और 2030 तक इसको 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रख दिया गया है, ताकि ये पोल्यूशन को भी कम करे और हमारी सेविंग्स को भी बढ़ाए। कई इंजन है और इससे इंजन में कोई एफिशिएंसी में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है बताएंगे आप लोग। प्राकृतिक गैस, देखिए जो पेट्रोल के कुएं होते हैं, पेट्रोल के कुएं होते हैं उसमें क्या होता है,
जब पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल के कुओं से पेट्रोल निकाल लिया जाता है, तो उसमें काफ़ी समय तक एक गैस निकलती है। ये बात कैसे पता चली? उनके कुओं में आग लग जाए, मान लिया आग, तो वो आग पकड़ दे, सालों साल जलते ही रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को पता चला कुछ यहाँ है। फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई, भाई उस गैस को हम कैसे इकट्ठा करें, पाइपलाइन या सिलेंडर के थ्रू उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाएँ। तो हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि प्राकृतिक गैस क्या होती है, नेचुरल गैस क्या होती है। तो देखिए, नेचुरल गैस एक प्रकार की फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म गैस है, फॉसिल्स गैस है, प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। और हाइड्रोकार्बन, ये सभी हम लोग हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण, हाइड्रोजन कार्बन है। तो मुख्य रूप से ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मीथेन मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। आप पेपर उठा के देखिए, बहुत बार पूछा गया है। 83% इसमें मीथेन होता है, CH4 होती है। मेन कंपोनेंट मैंने बताया प्राकृतिक गैस का मीथेन होता है। इसे आइडियल गैस भी कहते हैं, आदर्श गैस। तो कौन सी गैस हमारी आइडियल गैस कहलाती है? मीथेन को या नेचुरल गैस को हम आइडियल गैस करते हैं। क्यों कहते हैं आइडियल? पोल्यूशन कम करती है, कैलोरी वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, इसलिए करते हैं। लेकिन क्या प्राकृतिक गैस में केवल मीथेन है? तो मीथेन नहीं, 83% मीथेन है। हम बताएंगे कितना परसेंट मीथेन है? 83% मीथेन है। लेकिन इसके अलावा हम कहते हैं ना, जानते हैं मीथेन को CH4 कहते हैं। इसके अलावा इसमें इथेन है, C2H6 इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, C3H8 और ब्यूटेन C4H10। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ लेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ध्यान रखने का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन सबसे ज़्यादा लीडिंग कौन है? तो हम कहेंगे हमेशा मीथेन। मीथेन मतलब नेचुरल गैस, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें कुछ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, ये अन्य गैसेस भी हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी नेचुरल गैस, इसी को हम इंग्लिश में कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती हैं नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैस आल्सो कॉल्ड फॉसिल्स गैस, अभी मैंने बताया, इज नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स गैस मिक्सचर कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ मीथेन। तो इसमें मुख्यतः प्राइमरी गैस कौन सी है? मीथेन, 83% होते। इट इज आल्सो नोन एज आइडियल गैस। ध्यान रखिएगा एग्जाम में, आइडियल गैस किसे कहते हैं? मीथेन। और पीछे मैंने बताया ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4, C3H6, C2H6, C3H8 और C4H10, ठीक है, ध्यान रखना इसे, ऑलरेडी मैंने बताया। तो देखिएगा, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, लेकिन जो हमारे सिलेंडर में भर के आ रही है आजकल, हल्का का CNG की बात होती है, वही है, देखते हैं आगे CNG का। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस कर दिया गया। हिंदी में कहते हैं इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। देखिए CNG क्या है, हमारे पास NG नेचुरल गैस ही होती है। जो अभी मैंने पीछे नेचुरल गैस मतलब मेन लीडिंग मीथेन से 83% मीथेन था इसमें, नेचुरल गैस। इसी को हम क्या करते हैं भाई, सिलेंडर में भरने के लिए इसको हम कंप्रेस कर देते हैं। मतलब हम लगभग 200 से 250 किलो गैस, kg गैस को पर मीटर क्यूब क्षेत्र में कंप्रेस कर देते हैं। इतना कंप्रेस, दबा देते हैं उस गैस को। जब इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो वो एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, वही हमारे सिलेंडर में भर के आती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। देखिए CNG नेचुरल गैस का ही कंप्रेस फॉर्म है। इसमें देखिए कंप्रेस मतलब थ्रस्ट देने के लिए, ड्राइविंग रेंज प्रदान करने के लिए गैस में प्रेशर जनरेट किया जाता है, संकुचित किया जाता है। और ब्रिटिश लैंग्वेज में कहें कि 3600 पाउंड प्रति वर्ग इंच, मतलब हर इंच वर्ग इंच में 3600 पाउंड आपकी गैस को कंप्रेस किया जाता है। जबकि भारत में इसको 200 से 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। देखिए CNG कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज़ हम लाइट, मीडियम और हैवी हर चीज़ में उपयोग कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे, पहले क्या ऑटो आए थे CNG वाले, गाड़ियों में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, बसें चला रहे हैं, सिटी बस भी हम इलेक्ट्रिक CNG बसें चला रहे हैं दिल्ली वगैरह में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ट्रक वगैरह भी हम ले आएंगे CNG के। तो देखिए जैसे जैसे पेट्रोलियम बढ़ रहे हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप, CNG की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों CNG को हम LPG गैस पे वरीयता देते हैं?
क्यों हम सीएनजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आजकल एलपीजी पे? देखिए, दो मुद्दे हैं। पहली बात, सीएनजी जो है हमें एक हल्की गैस है एलपीजी की तुलना में। अगर एलपीजी लीकेज होती है, वो भारी है तो वो नीचे रहती है, विस्फोट की संभावना हो जाएगी। और सीएनजी हल्की गैस है, तुरंत उड़कर ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। और इसकी कैलोरिक वैल्यू भी लगभग सीएनजी के समान है, लेकिन ये खतरनाक कम है, कम ज्वलनशील है, आग धीमे पकड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे एलपीजी को डी प्रमोट किया जा रहा है और सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अभी मैंने बताया, सीएनजी। तो देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, आपकी स्लाइड में जो बातें मैंने समझाई हैं वही हैं, ठीक है। अच्छा, ओपेक देख लेते हैं। ओपेक क्या भाई? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमें मालूम है पेट्रोलियम, हम लोग बात कर रहे थे, भाई पेट्रोलियम के ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो विश्व में पेट्रोलियम के बारे में, उसके रेट को निर्धारित करवाने में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन, हिंदी में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। हिंदी में ये फुल फॉर्म लिख लेंगे भाई। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इसका लोगो कुछ इस तरह बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वियना में, ऑस्ट्रिया में है। वियना की कैपिटल भी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहीं पर हेडक्वार्टर। कब स्थापना हुई थी? तो भाई 14 सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। और जब ओपेक की स्थापना हुई थी, उस समय इसके 5 मेंबर थे, फर्स्ट 5 मेंबर्स। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? बगदाद में। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर वियना में है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में, ठीक। 5 मेंबर इसमें हैं। और वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका फाउंडेशन हुआ। कौन से 5 मेंबर थे? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितने मेंबर हैं? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 13 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। 13 वियना में ओपेक में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। ये कैसी संस्था है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये एक अंतः सहकारी संगठन है। ओपेक एक कैसा संगठन है बच्चों? ओपेक एक अंतः सहकारी संगठन है। इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, इसका मुख्य काम ये होता है कि जो पेट्रोल की कीमतों में अनियमित उछाल ना है, ये पेट्रोल की कीमतों को क्या करता है? स्टेबलाइजेशन, उनको नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं पर बल देता है। ऑयल प्राइसिंग इन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्या है? तेल की कीमतों के स्थिरीकरण, मतलब उसमें फ्लैक्चुएशन ना हो बहुत ज़्यादा, उसको एक बढ़ावा देना होता है ये ओपेक। तो ओपेक क्या है? वर्तमान में 13 देश हैं। स्टार्टिंग में जब फाउंडेशन हुई थी 14 सितंबर 1960 में, तब 5 मेंबर थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 13। कैसी संस्था है? अंतः सरकारी संगठन है। मीन्स इन 13 देशों के जो गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ, इनके पेट्रोलियम मंत्री, एनर्जी मंत्री आपस में बैठते हैं, उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कितना तेल का रेट होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा अनियमितता नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि 13 मेंबर ऑफ ओपेक कंट्रीज कौन से हैं। तो देखिए, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका, 3 कॉन्टिनेंट से इसमें देश शामिल हैं। अफ्रीका से हैं, एशिया से हैं और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो एक देश दक्षिण अमेरिका का है, वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है ओपेक में? वेनेजुएला। एशिया से 5 देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। तो ये तो फाउंडर मेंबर थे, ये भी फाउंडर मेंबर था। बाद में यूएई एशिया से जुड़ा, यूनाइटेड अरब अमीरात, और अफ्रीका के देश सभी बाद में जुड़े हैं, जिसमें से 7 देश में अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिना, गेबन, लीबिया, कांगो, नाइजीरिया।
ध्यान रखिएगा। तो ये 13 देश हैं। तो ओपेक 13 देशों का एक संगठन है जिसमें अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं। एक देश साउथ अमेरिका का है, दैट इज़ वेनेजुएला। 5 देश आपके एशिया के हैं, 4 फाउंडेड मेंबर हैं, एक वेनेजुएला फाउंडेड मेंबर था, बाकी अफ्रीका के सब बाद में जुड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। देखिए पेट्रोलियम, एक बेसिक पॉइंट देखिए, उत्पादक पेट्रोलियम का कौन सबसे प्रमुख है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका सबसे आगे। अमेरिका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है। दो याद कर लीजिए। लेकिन सबसे अधिक भंडार कहाँ है पेट्रोलियम के? कौन सा देश सबसे अधिक भंडारण करता है? डिपॉजिट्स कहाँ हैं? सबसे अधिक भंडारण वेनेजुएला के पास है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है। ठीक है, तो इसका मतलब सऊदी अरबिया उत्पादन में भी दूसरा है और रिजर्व में भी, भंडार में भी दूसरा है। उत्पादन में अमेरिका आगे है, लेकिन भंडारण में वेनेजुएला। लेकिन सबसे अधिक निर्यातक कौन है? इंपोर्ट कौन करता है पेट्रोलियम का? देखिए निर्यातक देशों में सऊदी अरबिया, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लीडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्टर कौन है? तो दैट इज सऊदी अरेबिया। किस एंगल से क्वेश्चन पूछा था? उत्पादक, प्रोड्यूसर, रिजर्व कहाँ है, भंडारण कौन से देश में, और इंपोर्ट कौन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब इंपोर्ट में सबसे आगे, बाकी भंडारण में और प्रोड्यूसिंग में दोनों है। उत्पादन में सबसे अधिक अपने पेट्रोलियम में कौन उत्पादन कर रहा है? यूएसए अपने भंडारों का। लेकिन रिजर्व सबसे अधिक कौन रखा है? वेनेजुएला। बाकी के ठीक है, देख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं वैसे आगे बढ़। तो देखिए आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, लेकिन इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिपीट होता है। एनिमल चारकोल देखिए हड्डियों से बना होता है, गाय की हड्डियों से, भैंस की हड्डियों, तो इसलिए अस्थि चारकोल कहते हैं। हड्डियों से बना होता है अस्थि चारकोल, बोन चारकोल कहते हैं, और बोन ब्लैक चारकोल या बोन चारकोल, एनिमल चारकोल, क्योंकि जंतुओं की हड्डियों से बनाया जाता है। एनिमल मतलब मनुष्यों की हड्डी भी इस काम की नहीं है। एनिमल चारकोल देखिए कैसे तैयार किया जाता है। इसको हम हवा की सीमित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं हड्डियों को, तो हमें एक प्रकार के कोयले जैसा पदार्थ काला मिलता है। इसको बाद में रिफाइन किया जाता है। तो ये एनिमल चारकोल, इसका यूज़ कहाँ होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल चारकोल, अस्थि चारकोल, इसका उपयोग हम जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, फिर रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए करते हैं। रंगीन जो कलरफुल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और विशेषकर कच्ची चीनी के शोधन में। तो ध्यान रखिएगा, जो हम सफ़ेद चीनी खाते हैं ना, इसमें क्या मिला है? एनिमल। तो आप जो कह रहे हैं एनिमल चारकोल, जानवरों की हड्डियों से प्राप्त किया हुआ पदार्थ मिलता है एनिमल चारकोल। तो आप अगर कहते हैं हम पूर्ण शुद्ध शाकाहारी हैं, तो ये कहना बंद कर दें। ठीक है, अगर आप सफ़ेद चीनी खाते हैं, मिठाई वगैरह भी जो तैयार होती है उसमें देखिए हाइड्रो मिला होता है, वो भी गंदगी निकालने के लिए किया जाता है, वो भी एनिमल चारकोल है। वो सब हड्डियों के चूरे से बना रहता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि हम शुद्ध चीनी खाएंगे, तो या तो पीली चीनी खाइए, येलो चीनी खा ली जो प्यूरीफाई ना हो, या फिर गुड़ खाइए। ठीक है, वहाँ पे नहीं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ चारकोल प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बोन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। ध्यान रखना है, बॉयल करके। इट यूज्ड इन रिमूविंग कलर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड। ध्यान रखिएगा, लिक्विड, स्पेशली सॉल्यूशंस ऑफ रॉ शुगर। तो चीनी के शुद्धिकरण में, चीनी का रंग को सफ़ेद करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? किससे चीनी साफ की जाती है? एनिमल चारकोल से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा साथ यहीं तक था। फिर हम फ्यूल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, और उम्मीद है हम लोग बढ़िया पढ़ रहे होंगे। देखिए मेरी क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होंगी अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चले जाएंगे। ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूं। जिन लोगों को अगर पीडीएफ नहीं मिली है पुरानी, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब मैं एक क्लास लेके आने वाला हूं, जो अभी हमारे लोकसभा चुनाव होने, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं बच्चों, और मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं लाइव क्लास लाऊं। एक थोड़ा लंबा सेशन होगा, लेकिन दावा है कि 2024 के इलेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी होंगे, आप परीक्षा में बिल्कुल 100% आप उनके साथ जाएंगे।
एक क्लास और पूरा 2024 के इलेक्शन को, हम लोग उनके रिजल्ट को, हमारी कैबिनेट को, सरकार के स्वरूप को हम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक नोटिस डाल दूंगा पहले ही किस दिन हम लाइव होंगे उस क्लास को लेकर। तो धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू।